गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेस क्या होती है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वह प्लांट हो चाहे वह एनिमल हो, उसको जिंदा रहने के लिए उसके बॉडी में जो भी प्रोसेसेस चलती हैं, जो भी प्रोसेस होती हैं, उसी को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। अब सबसे पहले आप जानते हो कि अगर कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, उसका दो ही एम होता है। इस अर्थ जब जब उसका जन्म होता है तो उसका दो ही टारगेट होता है, दो ही एम होता है। एक होता है सर्चिंग ऑफ फूड और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। तो अब सर्चिंग ऑफ फूड के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं, उसके बाद वो टैंक में पेट्रोल जाता है, फिर वहां से पाइप लगा रहता है, पिस्टन में जाता है, पिस्टन में फ्रिक्शन होता है, जिससे पेट्रोल जलता है तो बाइक को एनर्जी मिलती है। एनर्जी बाइक आगे जाती है, जहां पेट्रोल खत्म हो गया, बाइक रुक जाती है। उसी तरह से हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है न्यूट्रिशन से। और न्यूट्रिशन क्या होता है? आप न्यूट्रिशन पहले समझो कि पहली लाइफ प्रोसेस में हमें काम करने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए सबसे पहले तो हमें न्यूट्रिशन चाहिए। अगर तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन भी एक तरह का लाइफ प्रोसेस ही होता है। तो न्यूट्रिशन चाहे वह प्लांट हो चाहे वह एनिमल हो, सबकी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए। अब जैसे न्यूट्रिशन की डिफिनेशन अगर देखा जाए तो अगर हम अपने पर समझते हैं, एनिमल पर समझते हैं, अपने लिए समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में वे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि फूड जो होता है, जो भी फूड होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो फूड्स होते हैं उसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो हमें एनर्जी, यही हमें एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से जब कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो इसे हमें ग्लूकोज, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज मिलती है, और ग्लूकोज के बाद में ये फ्यूल का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। एक तरह से देखा जाए तो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इससे हम काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आता है प्रोटीन्स क्या होता है ना, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, इनसे एंजाइम्स बने होते हैं, और हमारे बॉडी के हार्मोन्स बने होते हैं। अगर प्रोटीन ना हो तो हमारी बॉडी ही नहीं बन पाएगी। और प्रोटीन हमारे प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं, जिससे हमारे अंदर ग्रोथ होती है। उसके बाद तीसरा आता है फैट्स एंड लिपिड्स होते हैं। तो ये फैट्स एंड लिपिड्स क्या करते हैं? ये फैट्स और लिपिड्स जो होते हैं, ये हमारी बॉडी, ये भी एनर्जी का सोर्स होता है। जहां कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाती है तो फैट्स से एनर्जी हमें प्रोवाइड मिलती है। और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप क्लास 9 में पढ़े हो ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस होता है, वो भी बनता है। उसके बाद आता है विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स हमें हेल्दी रखते हैं। अब जैसे विटामिन ए की कमी होगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन ए क्या करता है ना, विटामिन ए हमारे रेटिना, आंख में 3 लेयर्स होती है, सफेद वाली जो है स्क्लेरोटिक, उसके बाद कोराइड, उसके अंदर रेटिना होती है। तो रेटिना में 2 तरह की सेल्स होती है, कॉन सेल और रॉड सेल। रॉड सेल में एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है, रेडोप्सिन, और ये रेडोप्सिन क्या करता है? हमें रात में देखने में हेल्प करता है। तो जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रेडोप्सिन नहीं बनता। जब रेडोप्सिन नहीं बनेगा तो हम अंधेरे में देख नहीं सकते हैं, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से बेरी डिजीज हो जाती है। विटामिन B12 की कमी से, अब
एनीमिया हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। तो इस तरह से विटामिन के की कमी से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता और ब्लड लगातार बहता चला जाता है, हीमरेज हो जाता है, हीमोफीलिया कहते हैं। तो विटामिन की कमी से बहुत सारी डिजीज हो जाती है। यहाँ तक कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा कमी हो जाती है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, शरीर पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या करते हैं ना, मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत ही विटामिन की तरह यूजफुल होते हैं। मिनरल्स जैसे कैल्शियम है तो हमारे बोन और क्या कहते हैं, बोन हो गया और टीथ हो गया, ये सब किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। अगर कैल्शियम ना रहे तो हमारा बॉडी मसल्स का रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन नहीं होगा और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे विटामिन, जैसे सोडियम कम हो गया तो हमारा ब्लड प्रेशर, बीपी डाउन हो जाएगी। तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हमें हेल्दी रखते हैं। उसके बाद तीसरा आता है वाटर। तो ये सब क्या, वाटर तो जानते हो, वाटर तो बहुत जरूरी है, जल ही जीवन है कहा जाता है। तो यहाँ मेरा बताने का मतलब है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है, आप इन सबको कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, ये सब हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहे हैं। अब इनमें से अगर कोई चीज, अब देखो, अब हम समझना है न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन समझने के लिए हमने न्यूट्रिएंट्स की बात किया और कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात किया। तो हम लोग अपने फूड में डेली इन्हीं सब चीजों का यूज करते हैं। आप कोई भी फूड खाओ, जैसे चावल खाओ, रोटी खाओ, तो आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। आप दाल खाओ या कोई भी, अगर आप दाल खाते हो, सोयाबीन की सब्जी खाते हो तो आपको प्रोटीन मिलती है। दूध पीते हो तो प्रोटीन मिलती है। इसी तरह ऑयल्स में जैसे तेल का इस्तेमाल करते हैं तो, और फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उससे विटामिन मिलती है। और तेल में जो फैट्स होती हैं और मिनरल्स आप वाटर में मिल जाता है, फलों मिल जाता है, और वाटर तो हम पीते ही हैं। तो कहने का मतलब न्यूट्रिशन हम कैसे समझेंगे। न्यूट्रिशन समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि न्यूट्रिएंट्स को हम अपनी बॉडी में लेते हैं। बॉडी में लेना न्यूट्रिएंट्स को, उसके बाद उसे यूज में लाने के लिए जो भी प्रोसेस चलती हैं उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन के 4 स्टेप होते हैं, या एनिमल में न्यूट्रिशन के 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद दूसरा आता है डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद फिर एसिमिलेशन के बाद आता है इजेशन। लेकिन हम न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन मतलब 5 स्टेप से मिलकर के न्यूट्रिशन बनता है। तो न्यूट्रिशन को ये 5 स्टेप के बाद न्यूट्रिशन की डिफिनेशन कंप्लीट होती है। मतलब फूड को यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा। लेकिन हमें यहाँ पर जो न्यूट्रिशन पढ़ना है, एनिमल का बाद में पढ़ना है, लेकिन हमें जो न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स पर न्यूट्रिशन हमें पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि प्लांट में एक ऐसी एबिलिटी होती है जो ग्रीन क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं, वह सन की सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और अपना फूड यानी कार्बोहाइड्रेट खुद ही बनाते हैं, खुद उसका सिंथेसिस करते हैं। अब जब वो कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से वो अपने लिए उनके लिए एनर्जी का सोर्स भी होता है। और दूसरी चीज होता है कि जैसे आप आलू खाते हो तो आलू में देखोगे तो आलू मिट्टी के नीचे होता है। आलू क्या है कि स्टेम है जिसको हम खाते हैं, तो स्टेम जो होता है मिट्टी के नीचे रहता है। तो जब आलू की पत्तियां निकलती हैं तो फोटोसिंथेसिस करती हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनाती है। अब कार्बोहाइड्रेट वो इतना ज्यादा बना लेती है कि जो अपने स्टेम में स्टोर करती जाती है, तो आलू ट्यूबर लाइक हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और बाद में उस आलू को हम लोग अपने इस्तेमाल में लेते हैं। फिर उनका जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट रहता है तो उसको हम लोग खुद खा जाते हैं ताकि हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। अगर प्लांट ना हो तो हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनाने की जो प्रोसेस होती है वह केवल प्लांट में ही होती है। और प्लांट जब कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं तब उसी का यूज एनिमल्स करते हैं। तो हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने के लिए अब इसको इरेज करते हैं तो आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाते हैं। अगर देखा जाए तो प्लांट में न्यूट्रिशन का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वह 2 तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में
या मोड ऑफ, इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप ये याद रखो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो प्लांट आते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स आते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, ये प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो प्लांट्स में एक तरह का देखा जाए तो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में एक अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है, उसके बीच में बहुत सारी सेल्स होती हैं, उस सेल्स में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट भरा रहता है, ग्रीन पिगमेंट रहता है। अब इस ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो अब इन्हीं की वजह से चाहे वह पत्ती हो चाहे वह स्टेम हो, हरे रंग का होता है। और क्लोरोफिल का सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होता है कि ये जो सनलाइट होती है, सनलाइट, सन क्या होता है, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सब तो सनलाइट जो होता है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जब सनलाइट पत्तियों पर पड़ती है तो सनलाइट में लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, या इसी को हम लोग रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं, इसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। अब ये रेडिएंट एनर्जी क्या करती है, इस रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल कहते हैं। जैसे अब आजकल हम लोगों में सोलर पैनल है, सोलर पैनल क्या करता है, सोलर पैनल को हम लोग धूप में लगा देते हैं, वहां पर जब सनलाइट पड़ती है, यानी रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी जब वहां पर पड़ती है, तो वो पैनल क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। और किसमें, सोलर पैनल उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फिर उसको सोलर एनर्जी को चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में, बैटरी में स्टोर कर देता है। उसके बाद फिर बैटरी से फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। तो लेकिन सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सबसे पहले अगर किसी ने किया है, आज भी कर रहे हैं, तो वह होते हैं ग्रीन क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग लीव्स या प्लांट ही करते हैं। और ये अपने जो लाइट एनर्जी होती है, जो रेडिएंट एनर्जी होती है, इसको ट्रैप करते हैं। अगर क्लोरोफिल ना हो तो वह सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर सोलर एनर्जी जब प्लांट लाइट एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो जाते हैं, और इस लाइट एनर्जी से वो जो वाटर होता है, वाटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, तब हम लोग यहां समझेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस समझने के लिए हमें ये चाहिए कि क्लोरोफिल कंटेनिंग जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वह सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के अपना फूड खुद बनाते हैं। तो कहने का मतलब, जब अपना वो फूड खुद बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खुद बनाते हैं, तब उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है, फोटोसिंथेसिस तभी पॉसिबल है जब प्लांट्स को वाटर मिलेगा, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जब प्लांट को क्लोरोफिल मिलेगा और सनलाइट मिलेगा। अगर इन चार चीजों में से कोई एब्सेंट हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वही कर सकते हैं जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि अपना फूड ये सनलाइट के प्रेजेंस में खुद बनाते हैं। तो अब देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें वाटर चाहिए, यानी H2O चाहिए। वाटर के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बहुत जरूरी होती है, ये चाहिए। उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्लोरोफिल के बाद सनलाइट, मतलब सब चाहिए। अगर इनमें से कोई एक कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। अगर आप प्लांट्स को अंधेरे में रख दो, सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट मर जाएगा।
वाटर ना मिले, गमले में क्या करते हैं हम लोग, पानी डालते रहते हैं, वाटर ना मिले, कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, क्लोरोफिल ना रहे, तब भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इनमें से दो को रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रॉ मटेरियल्स कहा जाता है। ये रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट। इसीलिए आप फोटोसिंथेसिस की अगर डिफिनीशन आप बताओगे तो इन चारों चीजों का बताना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्लांट्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. अब वहां पर वो अपना फूड खुद बनाते हैं, फूड का मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जब बनाते हैं तो वही उनका फूड हो गया। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हमारी तरह, जैसे हम लोग डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर या एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, तो वैसा प्लांट नहीं, प्लांट अपना फूड खुद बना लेते हैं, तो इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होने के लिए प्लांट को फोटोसिंथेटिक होना जरूरी है, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए हमने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वहां पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चीजें जरूरी होती हैं। अब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपको याद करना है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन के लिए आपको ये रिएक्शन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है। एक रिएक्शन में देखो सब कुछ लिखा हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल चाहिए और वाटर के 12 मॉलिक्यूल चाहिए, 12H2O वाटर चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर हमें सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट के बाद यहाँ पर क्लोरोफिल चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6, ग्लूकोज भी कह सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर 6H2O वाटर, और फिर ऑक्सीजन गैस, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनकर के ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, पत्तियां स्टोमेटा छेद होता है, वहां से पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, फिर वाटर अंदर जाता है पत्तियों में, और पत्तियों में वाटर जाता है, उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से, और यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसको आप ग्लूकोज कह सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हो, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो निकल रही है वो उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के बाद निकाली जाती है, तो वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाला जाता है, और उस ऑक्सीजन गैस को बाई प्रोडक्ट कहा जाता है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, और यही ऑक्सीजन गैस हम अपने लिए रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस ना मिले तो हम मर जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। अब आप एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, कि जो ऑक्सीजन गैस जो निकलती है, प्लांट्स जो ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं वह कहां से निकालते हैं। तो लोग क्या समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ऐसा नहीं कहना, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस निकलती है ये ऑक्सीजन गैस वाटर के ब्रेकडाउन से निकलती है, H2O का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जब भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन सी गैस निकलती है, तो आप ऑक्सीजन बताओगे, ऑक्सीजन गैस निकलती है। और ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है, तो वाटर के ब्रेकडाउन से निकलती है। और वाटर क्या करता है, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट एनर्जी की हेल्प से H2O को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। कई स्टेप के बाद ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ऑक्सीजन कहां से निकल रही है, वाटर से निकल रही है, वाटर के ब्रेकडाउन से निकलती है। इस प्रोसेस को फोटोलिसिस कहा जाता है, या हाइड्रोलिसिस कहते हैं, या ब्रेकडाउन ऑफ वाटर कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, जब कभी वाटर से हाइड्रोजन अलग हो रही है, तो जब वाटर से हाइड्रोजन अलग होती है तब उसको उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो वाटर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर या
फोटोलिसिस ऑफ वाटर या फोटोसिंथेसिस में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब आप अपने क्लास 10th के स्टैंडर्ड से आप सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का हट जाना, हाइड्रोजन का अलग हो जाना, तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताओ फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? तो फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है? क्योंकि हाइड्रोजन वाटर का ब्रेकडाउन होता है और हाइड्रोजन वहां से अलग हो जाती है, इसलिए वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है जिससे ऑक्सीजन गैस निकलती है और वह बाई प्रोडक्ट के रूप में एनवायरमेंट में चली जाती है। दूसरा चीज है कि जो हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है? फिर इस हाइड्रोजन का यूज प्लांट की पत्तियां जो होती है, इस हाइड्रोजन का यूज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये फिक्स हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हाइड्रोजन जाकर के फिक्स हो जाता है। तो जब हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल से जाकर के जुड़ता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन जो यहां से निकली हुई थी वो बहुत स्टेप के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन जाकर के फिक्स हो जाती है, तो इसको रिडक्शन कहा जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। आपकी समझ में आ रहा है कुछ? आप ये कहोगे कि फोटोसिंथेसिस एक कैसा रिएक्शन है, तब आप बताओगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस है। अब क्या कैसे बताओगे इसको कि फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस तो एक तो प्लांट फूड बनाते हैं। दूसरा चीज आपसे पूछेगा कि बताओ फोटोसिंथेसिस की कैसी रिएक्शन है, तो आप बताओगे फोटोसिंथेसिस में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है जिससे ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट ग्रुप में बाहर निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए। तो अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन इसके साथ फिक्स हो जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, और फिर यही कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टोर हो जाता है। तो आप ये याद रखना कि जब प्लांट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर अपने अंदर करते हैं तो उसको स्टार्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वर्ड बहुत यूज होता है, स्टार्च। स्टार्च इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च का बहुत ज्यादा आएगा तो बच्चे घबरा जाते, कहते हैं स्टार्च क्या है? तो ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च में क्या होता है? स्टार्च का मतलब होता है कि प्लांट जब कार्बोहाइड्रेट को अपने बॉडी में स्टोर कर ले, जैसे हम गेहूं खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं तो गेहूं में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। चावल खा रहे हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है उसको स्टार्च कहते हैं। प्लांट आलू खा रहे हैं तो जो भी कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टोर हो जाता है उसको स्टार्च कहा जाता है। और दूसरी चीज ये है कि जब एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है तो उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। ये दो चीजें आप याद रखोगे। ग्लाइकोजन का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन का मतलब होता है कि जब एनिमल कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर कर ले तो उसको ग्लाइकोजन कहते हैं, और प्लांट जब स्टोर करता है तो उसको स्टार्च कहते हैं। इसका मतलब दोनों हमें कार्बोहाइड्रेट की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तो फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक अच्छा एग्जांपल है। जैसे आपसे कभी कभी केमिस्ट्री भी कहते कि एक ऐसे रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ में होता है, तो आप फोटोसिंथेसिस बता दो। और दूसरी चीज ये होती है कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो सन की एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट बनता है तो सन की सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी या लाइट एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तब आप ये भी कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी चेंज हो रही है किसमें? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और जो कि फूड में स्टोर हो जाती है। वह एनर्जी फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में आप बताओगे कि लाइट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपसे ये भी पूछ लेगा कि बताओ फोटोसिंथेसिस हमारे, देखो चाहे वह प्लांट हो चाहे वह एनिमल हो, तो प्लांट और एनिमल में कि जो जितने भी रिएक्शंस उसके बॉडी में होते हैं, प्लांट और एनिमल में जितने भी रिएक्शंस उनकी बॉडी में होते रहते हैं, उन सबको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। पूरे रिएक्शन को मिला करके मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, या तो मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। आप मेटाबॉलिक रिएक्शन को या मेटाबॉलिज्म को, तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। या आप इसको ये कह सकते हो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन का दूसरा नाम एनाबॉलिक रिएक्शन भी है। एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो जब देखो, जब बॉडी में कोई चीज बन रही होती है
तो उसको हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और जब बॉडी में, हमारे अंदर बॉडी में कोई चीज का तोड़ फोड़ हो रहा होता है तो उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तब आप बताओ फोटोसिंथेसिस क्या है? जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस अगर देखा जाए तो एक तरह से यहां पर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। अंत में इस फोटोसिंथेसिस के लास्ट में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तब इसे कहा जाता है, यह एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। और जबकि हमारे अंदर एक्सप्रेशन की जो प्रोसेस होती है वह एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो आप फोटोसिंथेसिस के लिए आप ये भी याद रखो, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक है? तो आप क्या बताओगे? एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट्स होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग जो प्लांट्स होते हैं, वही अपना फूड खुद बना पाते हैं। और वह प्रोसेस, फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको ये रिएक्शन याद करना होगा। और ये जो छोटी छोटी चीजें हमने आपको बताया, आपको इन सब चीजों को याद रखना पड़ेगा, इसी से आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह का न्यूट्रिशन करने वाले जो प्लांट होते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं होते। ये प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बना पाते, किसी में क्लोरोफिल नहीं होता, तो अपना फूड जब खुद नहीं बना पाते तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो इन्हीं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना फूड बना, इन्हीं का बनाया हुआ कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट में हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया और फोटोसिंथेसिस क्या होती है इसको बताया। अब नेक्स्ट बार हम आपको पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट के अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है। तो कुछ चीजें हैं रह गई हैं, अब उसको लंबी वीडियो बन गई है, अब आप यहाँ तक समझ लीजिए, वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।